तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्लास नंबर 3 है इस प्रकार की, है ना। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है, मतलब हमने कितने एमसीक्यू देख लिए अब तक? 100 एमसीक्यू हो गए हैं। आज हम आगे के 50 एमसीक्यू देखेंगे और टोटल एमसीक्यू हमारे कितने हैं? 500। 10 क्लासेस की होनी है पहले। ये तीसरी क्लास है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 से कहानी शुरू होगी। इससे पहले हम देख चुके हैं। प्रश्न है, कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इनमें से किस राज्य में स्थित है? बड़ा ही सिंपल है। कालीकट कहाँ स्थित है? तो याद रखना, कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है और कालीकट आपका तट भी है ना। पर ये है कहाँ? सर ये केरल में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात होगी, सर्वोदय योजना का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? बढ़िया प्रश्न है। सर्वोदय योजना का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? नहीं, जय प्रकाश नारायण का नहीं होगा। सही आंसर होगा विनोबा भावे। तो याद रखना, सर्वोदय योजना इसका जो प्रस्ताव रखा गया था वो किसने रखा है? विनोबा भावे ने रखा है। सर्वोदय योजना का प्रस्ताव किसने रखा है? विनोबा भावे ने रखा है सर्वोदय योजना का प्रस्ताव। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, राष्ट्रीय वनस्पति उद्योग किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय वनस्पति उद्योग किस शहर में स्थित है? हाँ बिल्कुल सही है। वनस्पति उद्योग कहाँ है? सर लखनऊ में है। बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय वनस्पति उद्योग किस शहर में स्थित है? सर लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पति उद्योग कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हर्यक वंश की राजधानी है? प्रश्न बनता है, निम्नलिखित में से कौन हर्यक वंश की राजधानी है? फटाफट बताएंगे। निम्नलिखित में से हर्यक वंश, तेज नहीं, हर्यक वंश की राजधानी, हर्यक वंश की जो राजधानी है वो राजगृह है। हर्यक वंश की राजधानी क्या है? राजगृह। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर लगाएंगे आप। निम्नलिखित में से कौन हर्यक वंश की राजधानी है? हर्यक वंश की राजधानी क्या है? राजगृह है हर्यक वंश की राजधानी। नेक्स्ट है आपके पास, भारत में दास राजवंश की स्थापना किसने की थी? भारत में दास राजवंश की स्थापना किसने की थी? बहुत आसान है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा अच्छी भाषा में लिखा है। क्या लिखा है? दास राजवंश। इसी को गुलाम वंश कहते हैं। सही से देखो तो यही तो गुलाम वंश है। तो किसने की है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने की है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दास राजवंश कहो या फिर गुलाम राजवंश कहो या गुलाम वंश कहो, बात एक ही है। किसने करा है? बी ऑप्शन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की है। प्रश्न है, आधी रात का सूरज किस देश को कहा जाता है? आधी रात का सूरज किस देश को कहा जाता है? तो बहुत तेजी से हम चौक चलते रहेंगे। किसे कहा जाता है? सर नॉर्वे को कहा जाता है। आधी रात का सूरज नॉर्वे। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, कामराजर पोर्ट लिमिटेड कहाँ स्थित है? कामराजर पोर्ट लिमिटेड कहाँ स्थित है? ये चेन्नई में स्थित है। और चेन्नई कहाँ पर है? इसका पुराना नाम ही मद्रास है। चलिए हाँ सही है भी। तो कहाँ पर स्थित है? सर चेन्नई। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत का, ये तो बड़ा आसान है क्वेश्चन। कौन सा है? सर भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। नेक्स्ट बात करें, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत निहित है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत निहित है? देखिए, संविधान संशोधन की अगर हम बात कर रहे हैं तो 368 हमें बताता है। 368 संविधान संशोधन की बात करता है। तो अर्थात ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है आपके पास 110 क्वेश्चन नंबर, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए? कितने सदस्यों द्वारा होना चाहिए? सर कम से कम 50। न्यूनतम है ये। कितने सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए? 50 सदस्यों के द्वारा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है आपके पास, सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर बनेगा। सार्क की स्थापना कब हुई है? 1985 को हुई है सार्क की स्थापना। नेक्स्ट है, भारत चीन की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो बहुत आसान से याद है,
भारत चीन की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो ये सीमा रेखा कहलाती है मैकमोहन रेखा। जी हाँ, क्या कहलाएगी ये? मैकमोहन रेखा। भारत चीन की सीमा रेखा क्या कहलाएगी? मैकमोहन रेखा कहलाएगी। नेक्स्ट है, ये भी बहुत आसान है, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो सही आंसर बनेगा सर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है आपके पास, भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? कई बार आया हुआ प्रश्न है, भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है भारत में झंडा दिवस? 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है भारत में। याद रखना, भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाएगा? 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट है, कुल देशांतर कितनी है? देशांतर रेखाओं की अगर वो बात करता है तो कुल देशांतर रेखाएं कितनी हैं? तो कुल देशांतर रेखाएं हैं 360। कितनी है देशांतर रेखाएं? सर जी 360 है। नेक्स्ट है आपके पास, ऊर्जा का नवीकरण स्रोत क्या है? कोयला, पौधे, यूरेनियम या पौधे? तो सही है, ऊर्जा का नवीकरण स्रोत क्या है हमारे पास? पौधे हैं। क्या है? पौधे हैं। ये पूछ रहा है नवीकरणीय स्रोत के बारे में पूछ रहा, तो आंसर क्या लगाएंगे? पौधे लगाएंगे आप। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर बनेगा। निम्नलिखित में से कौन नोबेल गैस का तत्व नहीं है? ये बढ़िया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन नोबेल गैसों का तत्व नहीं है? फटाफट बताइए। हीलियम, नियोन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन? तो हाइड्रोजन जो है इसमें नोबेल गैस का तत्व नहीं है, मतलब ये नोबेल गैस के तत्व हैं। नियोन भी है, हीलियम भी है, ऑक्सीजन भी है। क्या नहीं है? हाइड्रोजन नहीं है। याद रहेगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ऑप्टिकल फाइबर मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो देखिए, हम जानते हैं ऑप्टिकल फाइबर मतलब जिसे आप कह देते हैं घर पर वाईफाई लग रहा है ना तार वाला, तो वो ऑप्टिकल फाइबर से ही आ रहा, संचार के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्टिकल फाइबर पूछेगा तो आप आंसर लगाएंगे संचार। नेक्स्ट आपके पास, निम्नलिखित में से किस कारण बरनौर के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता होती है? किसके कारण? तो याद रखना, पारिस्थितिक संतुलन के लिए। याद रखना, निम्नलिखित में से किस कारण से बरनौर के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है? तो आपका आंसर होगा पारिस्थितिक संतुलन के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल किस में नहीं पाया जाता? ग्राउंडेड ऑयल, बटर मिल्क या फिर आइसक्रीम? ऑप्शन ए इसका सही आंसर बनेगा, बिल्कुल सही बनेगा। ग्राउंडेड ऑयल में क्या नहीं पाया जाता? कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता। मतलब इसे आप खाएंगे तो आपकी सेहत को ये हानि नहीं पहुंचाने वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट है, बिजली का अच्छा सुचालक कौन है? तो हम जानते हैं बिजली का अच्छा सुचालक कौन है। ऑप्शन नंबर सी तांबा। बिजली का अच्छा सुचालक है तांबा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपके सामने, भारत का जलीय जीव कौन है? भारत का जलीय जीव कौन है? तो भारत का जो जलीय जीव है वो है गंगा डॉल्फिन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? सर वो है डॉल्फिन, मतलब गंगा डॉल्फिन पूरा नाम है इसका। विटामिन सी की खोज किसने की थी? बढ़िया प्रश्न है। विटामिन सी की खोज किसने की थी? तो हमें याद है कि ये खोज की है किसने? हॉलकट ने की है। विटामिन सी की खोज किसने की है? हॉलकट। याद रखना, विटामिन सी की खोज किसने की है? सर विटामिन सी की खोज हॉलकट ने की है। पेट्रोलियम आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग किया जाता है? पाउडर प्रकार, फोम प्रकार, तरल प्रकार या ए और सी दोनों? जी हाँ, बिल्कुल सही है। देखिए, पेट्रोलियम आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? या तो ए या सी, पाउडर प्रकार या फोम प्रकार, ठीक है। तरल प्रकार से आप आग नहीं बुझा सकते। तरल प्रकार का मतलब पानी से पेट्रोल की आग नहीं बुझेगी, पानी से आग नहीं बुझेगी। बाइक में आग लग जाए, मान लो पेट्रोल में आग लग जाए ऐसी जगह, तो आप उसे पानी से नहीं बुझा सकते, तरल प्रकार से नहीं बुझा सकते, क्योंकि जैसे आप पानी डालेंगे पानी नीचे बैठ जाएगा, पेट्रोल ऊपर रहेगा और आग जो की तो जलती रहेगी जैसे है, ठीक है ना। तो ये किससे जलेगी? पाउडर प्रकार। पाउडर प्रकार मतलब रेत लेके डाल दो, है ना। और अन्य पाउडर भी आते हैं वैसे। और फोम प्रकार जैसे मतलब वो आप जो गैस छोड़ देते हैं एकदम सिलेंडर से, वो वाली गैस की बात हो रही है। तो आंसर बनेगा डी, ए और सी दोनों प्रकार होते हैं, ठीक है ना। मतलब कि आप पानी से आग नहीं बुझा सकते पेट्रोल की, इन शॉर्ट।
चूहा विष के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कह रहा चूहा मार दवाई जिसे हम कहते हैं उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड का, जिंक सल्फाइड का, उपयुक्त में से कोई नहीं है, जिंक ऑक्साइड का। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है चूहा मार दवाई में, या चूहा विष से हम कहें तो किसका प्रयोग होगा? ऑप्शन नंबर ए का प्रयोग इसके अंदर किया जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास, बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? फटाफट बताएंगे, बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर क्या है? तो ये हम अच्छे से जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा 1971 में। ये गड़बड़ हो गया होगा मेरा प्रश्न, डिस्प्ले पाई नहीं रहा होगा फोन की। हरापुरा, हरापुरा क्वेश्चन, चलिए आ रहा है तो सही है। नेक्स्ट, सजातीय उत्पादन या उत्पाद एक लक्षण है। सजातीय उत्पाद एक लक्षण है अपूर्ण बाजार का, एकाधिकार का, अल्पाधिकार का, या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का। फटाफट आंसर दीजिए। तो देखिए सजातीय बाजार जो है ये है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न को याद रखना, कई बार आया। सजातीय उत्पाद एक लक्षण है किसका? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का। सजातीय उत्पाद एक लक्षण है, किसका लक्षण है ये? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का एक लक्षण है ये। नेक्स्ट, किन दो नदियों का उद्गम स्थल अमरकंटक से है? किन दो नदियों का उद्गम स्थल अमरकंटक से है? फटाफट बताइए। बिल्कुल सही है, किसका है? नर्मदा और सोन का, ऑप्शन नंबर सी। नर्मदा और सोन दोनों नदियां ये कहां से आ रही हैं? सर ये अमरकंटक की पहाड़ियों से आ रही है। ये याद रखना, ये कई बार आया है। हाँ ये दोनों एक साथ कम आते हैं, पर सोन पूछ लेता है अधिकतर, या नर्मदा पूछ लेता है, या फिर डायरेक्ट पूछ लेता है कि नर्मदा का उद्गम स्थल क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि अमरकंटक है। या आपसे पूछे सोन का उद्गम स्थल क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा अमरकंटक है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन सी है? बहुत आसान है, सुपीरियर झील। सुपीरियर झील पूरे विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मीठा पानी मतलब ताजा पानी होता है, जिसे हम मीठा पानी कह देते हैं। ऐसा नहीं है इसमें चीनी भी नहीं है कुछ। दादा भाई नौरोजी की अनुसार स्वराज का अर्थ क्या है? दादा भाई नौरोजी के अनुसार की हो गया है, के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या है? पूर्ण स्वतंत्रता, स्वशासन, राजनीतिक स्वतंत्रता, या आर्थिक स्वतंत्रता। तो सही याद रखना, स्वशासन। स्वशासन कर दो था स्वयं का शासन, जब हम स्वयं शासन करते हैं। तो हमारे यहाँ सबसे मजबूत प्रश्न बनता है, सबसे मजबूत स्वशासन इकाई कौन सी है? कभी प्रश्न बने आपसे कि अपने यहाँ सबसे मजबूत स्वशासन इकाई कौन सी है, तो क्या आंसर देंगे? तो आंसर आना चाहिए ग्राम सभा। ग्राम सभा ये समझ लो सबसे बड़ी स्वशासन इकाई और सबसे अच्छी स्वशासन इकाई का एग्जाम्पल होती है क्या? ग्राम सभा। नेक्स्ट, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। क्या कहलाएगा? डेमोग्राफी। देखिए जनसंख्या का जो अध्ययन है वो क्या कहलाएगा? डेमोग्राफी कहलाएगा। याद रखना, डेमोग्राफी कहलाएगा। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाएगा? डेमोग्राफी। नेक्स्ट, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो यह है 12756। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर बनेगा। जी हाँ, क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर बनेगा। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756। इसे बिल्कुल इसी तरह रखना। विषुवतीय व्यास कितना? 12,756। पूरी पृथ्वी की बात यहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट, तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तीरंदाजी बिल्कुल सही आंसर है भूटान। तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो सही आंसर क्या बनेगा? भूटान। जी हाँ, तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये भूटान है। सही आंसर है भूटान। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? बहुत ही बढ़िया, कई बार प्रश्न पूछा गया। दाचीगाम जम्मू एंड कश्मीर। क्या है? दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, गुप्त वंश के किस शासक को, किस राजा को भारत का नेपोलियन
कहा जाता है, बहुत सुना हुआ है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। किसे? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 135 का आंसर है ए। नेक्स्ट चलते हैं 136 पर। मिजोरम की राजधानी क्या है? मिजोरम की राजधानी क्या है? तो बड़ा आसान है, आइजोल। ऑप्शन नंबर ए 136। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? तो बताएंगे आइजोल इसकी राजधानी है। नेक्स्ट है आपके सामने, भारत में जनगणना अवधि कितनी है? तो सबको याद है कि 10 वर्ष के अंतराल पर हमारे यहाँ जनगणना होती है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट चलेंगे, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो बहुत आसान, लॉर्ड माउंटबेटन। ये बच्चे को याद है प्रश्न का आंसर। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो कभी भी आपसे पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट, सबसे अधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है? तो ये भी याद होगा कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर ए, सबसे अधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है? सर जी उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, भारतीय खिलाड़ी सुनील छेत्री किस खेल से जुड़े हुए हैं? भारतीय खिलाड़ी सुनील छेत्री किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो सही आंसर होगा ये फुटबॉल से जुड़े हुए हैं सुनील छेत्री। बहुत बड़ा नाम है अपने यहाँ के लिए सुनील छेत्री। किससे जुड़े हुए हैं? फुटबॉल से। नेक्स्ट आंसर है, रानीखेत रोग। रानीखेत रोग किससे संबंधित है? हाँ जी, रानीखेत किससे संबंधित है? ये मुर्गी से संबंधित है। किससे है? मुर्गी से संबंधित है। मान हृदय के कक्षों की संख्या, चलिए मान हटा दो, मानव होना चाहिए था वैसे, ठीक है ना। मानव हृदय के कक्षों की संख्या कितनी है? जी हाँ, ये प्रश्न भी अच्छा है। मानव हृदय के कक्षों की संख्या कितनी होती है? जी हाँ, 4 होती है। कितनी है? 4। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर था। निम्नलिखित में से कौन सी मास्टर ग्रंथि है? निम्नलिखित में से कौन सी मास्टर ग्रंथि है? सही आंसर है पिट्यूटरी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। जी हाँ। नेक्स्ट, किडनी की मौलिक इकाई क्या है? किडनी की मौलिक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। क्या होगी सर? नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर ए, किडनी की मौलिक इकाई क्या कहलाती है? तो नेफ्रॉन कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, कांच को गहरा नीला रंग किसकी उपस्थिति के प्रदान से किया जाता है? मतलब कांच को जो गहरा नीला रंग मिलता है किसके कारण मिलता है? फटाफट बताइए, ये प्रश्न अच्छा है, ऐसे प्रश्न आते हैं। कांच को गहरा नीला रंग किसके कारण मिलता है? तो मिलता है कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। ऑप्शन नंबर ए, कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण कांच को गहरा और नीला रंग मिलता है। किस प्रकार के लौह अयस्क में चुंबकीय गुण होते हैं? किस प्रकार के लौह अयस्क में चुंबकीय गुण होते हैं? फटाफट बताइए, किस प्रकार के लौह अयस्क में चुंबकीय गुण होते हैं? तो मैग्नेटाइट। ऑप्शन नंबर ए, मैग्नेटाइट में लौह अयस्क के चुंबकीय गुण होते हैं। नेक्स्ट 147, सीरोलॉजी। सीरोलॉजी मुख्यतः किसका अध्ययन है? ये सीरम का अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 147 का आंसर है बी, ये सीरम का अध्ययन है। नेक्स्ट चलते हैं 148 पर, बस 2 ही क्वेश्चन बचे। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोविलियन का रासायनिक नाम क्या है? फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोविलियन का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट। याद रखना, सोडियम थायोसल्फेट आंसर होगा। सोडियम थायोसल्फेट इसका सही आंसर होगा। ये बात कर रहा है किसकी? फोटोग्राफी की। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोविलियन जो रासायनिक है उसका नाम होता है सोडियम थायोसल्फेट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 149 प्रश्न पर, और 149 आपसे पूछ रहा है केल्विन पैमाने में शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? केल्विन पैमाने में पूछ रहा है, क्योंकि हम अलग अलग तरीके से नापते हैं। तो केल्विन पैमाने में जो हमारा तापमान है ना, वह सही कितना है? 310 है। जी हाँ, याद रहेगा कितना है? 310 हमारे शरीर का तापमान है। और आखिरी प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है? फटाफट बताइए। मधुमेह, गठिया, कैंसर, डिप्थीरिया। तो देखिए, हमें सबके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी है। हमें मधुमेह का पता है, शुगर। अब शुगर फैलता तो है नहीं, संक्रामक नहीं है। कैंसर किसी एक से दूसरे को नहीं होता, तो दोनों तो वैसी लिस्ट के बाहर होगा, हमें याद नहीं है, तब आप एलिमिनेशन रूल लगाएं। अब बचा गठिया और डिप्थीरिया। गठिया भी हमने बहुत सुना है आमतौर पर, और ये भी एक दूसरे से नहीं फैलता है। क्या बचा?
डिप्थीरिया, ये एक दूसरे से फैलता है, इसलिए एक संक्रामक रोग है। तो यहाँ आपके खत्म हो जाते हैं पूरे 150%। तो चलिए इसके बाद अगली क्लास में देखेंगे चीज़ों को।